करंट अफेयर एमसीक्यू प्रोग्राम में आपका स्वागत है। वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं हमारा अभ्यास प्रश्न। हमारा प्रश्न है, परम युवा 2 प्रत्यूष और परम रुद्रप्राय के संदर्भ में समाचारों में रहते हैं। हमारे ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए भारत में सुपर कंप्यूटर, ऑप्शन बी प्राचीन भारतीय शस्त्र, ऑप्शन सी उपग्रह संचार प्रणालियाँ, ऑप्शन डी पारंपरिक भारतीय कला रूप। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। परम युवा 2 प्रत्यूष और परम रुद्र भारत में विकसित अत्याधुनिक सुपर कंप्यूटर हैं जो विभिन्न वैज्ञानिक और तकनीकी अनुसंधानों में उपयोग किए जाते हैं। परम युवा 2 की बात करें तो इसे CDAC यानी सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग द्वारा विकसित किया गया है। ये उच्च गति की गणना और डेटा विश्लेषण के लिए इस्तेमाल किया जाता है। प्रत्यूष की बात करें तो ये भारत का सबसे तेज़ मौसम पूर्वानुमान सुपर कंप्यूटर है। इसे भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के लिए विकसित किया गया है और ये जलवायु परिवर्तन, मानसून पूर्वानुमान और चक्रवातों के अध्ययन में सहायक है। परम रुद्र की बात करें तो ये भारत में नवीनतम सुपर कंप्यूटरों में से एक है। इसे राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत विकसित किया गया है और ये उच्च स्तरीय वैज्ञानिक अनुसंधान में मदद करता है। चलिए शुरुआत करते हैं अपने सवालों की। पहला हमारा सवाल है, तदर्थ न्यायाधीशों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमारा पहला कथन है, ये न्यायालय में अस्थायी न्यायाधीश होते हैं जिन्हें आमतौर पर विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नियुक्त किया जाता है, जैसे लंबित मामलों को कम करना या स्थायी न्यायाधीशों की अनुपस्थिति में रिक्तियों को भरना आदि। हमारा दूसरा कथन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 201 राष्ट्रपति की स्वीकृति से किसी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को अस्थायी रूप से सेवा देने के लिए उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को नियुक्त करने की अनुमति देता है। उपर्युक्त में से कौन सा से कथन सही है या फिर हैं? हमारे ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों और ऑप्शन डी ना तो 1 और ना ही 2। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए। तदर्थ न्यायाधीश अस्थायी न्यायाधीश होते हैं जिन्हें न्यायालय में नियुक्त किया जाता है आमतौर पर विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, जैसे कि लंबित मामलों को कम करना या स्थायी न्यायाधीशों के उपलब्ध ना होने पर रिक्तियों को भरना। अतः कथन 1 सही है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 224A किसी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को राष्ट्रपति की स्वीकृति, सेवानिवृत्त न्यायाधीश की सहमति के साथ अस्थायी रूप से सेवा करने के लिए सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की अनुमति देता है। अतः कथन 2 सही नहीं है। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, हरिकेन की संभाव्यता वह ऊष्मा मात्रा है जो महासागरों में 26 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान सीमा के ऊपर संचित होती है। हमारा दूसरा कथन है, हरिकेन की संभाव्यता विषुववृत्त रेखा के आसपास स्थित सभी ज्ञात चक्रवात उत्पत्ति क्षेत्रों में उष्णकटिबंधीय महासागरों में उपलब्ध और अनुकूल रहती है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा से सही है या फिर हैं? हमारे ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों और ऑप्शन डी ना तो 1 और ना ही 2। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी। हरिकेन की संभाव्यता वह ऊष्मा मात्रा है जो महासागरों में 26 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान सीमा के ऊपर संचित होती है। अतः कथन 1 सही है। हरिकेन की संभाव्यता विषुववृत्त रेखा के आसपास स्थित सभी ज्ञात चक्रवात उत्पत्ति क्षेत्रों में उष्णकटिबंधीय महासागरों में उपलब्ध और अनुकूल रहती है। अतः कथन 2 सही है। चक्रवात तब उत्पन्न होते हैं जब पवन की गति 18 मीटर प्रति सेकंड की सीमा को पार कर जाती है। हमारा अगला सवाल है, पनामा नहर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, ये पनामा में एक कृत्रिम जलमार्ग है जो अटलांटिक महासागर को हिंद महासागर से जोड़ता है। ये पनामा के इस्थमुस को पार करते हुए समुद्री व्यापार के लिए मार्ग प्रदान करती है। उपर्युक्त में से कौन सा से कथन सही है या फिर हैं? हमारे ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों और ऑप्शन डी ना तो 1 और ना ही 2। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी। पनामा नहर की बात की जाए तो ये पनामा में 82 किलोमीटर लंबा एक कृत्रिम जलमार्ग है जो अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है। अतः कथन 1 सही नहीं है। ये पनामा के इस्थमुस को पार करते हुए एक समुद्री व्यापार के लिए मार्ग प्रदान करता है। अतः कथन 2 सही है। इससे न्यूयॉर्क और सैन फ्रांसिस्को के बीच की यात्रा में लगभग 12,600 किलोमीटर की कमी आती है। पहला जहाज 15 अगस्त 1914 को पनामा नहर से गुजरा था। अगला सवाल आप देखें, वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी किया जाता है? हमारे ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी UNEP, ऑप्शन बी जर्मन वॉच, ऑप्शन सी विश्व संसाधन संस्थान या फिर ऑप्शन डी जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल यानी IPCC। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। जर्मन वॉच ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2025 की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 1993 से 2022 के बीच
भारत चरम मौसमी घटनाओं से होने वाली मौतों और क्षति के मामले में छठा सबसे अधिक प्रभावित देश रहा, जहां 80,000 मौतें हुई और 180 बिलियन अमेरिकी डॉलर का नुकसान हुआ। भारत सहित 10 देश सबसे अधिक प्रभावित देशों में से 7 को अंतर्राष्ट्रीय डेटाबेस से प्राप्त चरम मौसमी घटना डेटा और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के सामाजिक आर्थिक डेटा के आधार पर रैंक किया गया है, और ये राष्ट्र मुख्य रूप से निम्न और मध्यम आय वाले देश हैं। उच्च आय वाले राष्ट्रों का तर्क है कि भारत और चीन जैसी बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं को जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए अधिक जिम्मेदारी लेनी चाहिए, अतः विकल्प बी सही है। हमारा अगला सवाल है, लघु मॉड्यूलर रिएक्टरों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमारा पहला कथन है, ये उन्नत परमाणु रिएक्टर हैं जिनकी विद्युत क्षमता 300 मेगावाट प्रति यूनिट तक है, जो परंपरागत परमाणु रिएक्टरों की क्षमता का लगभग 1/3 है। इनके डिज़ाइन में उन्नत सुरक्षा विशेषताएं शामिल हैं जो अनियंत्रित रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जन के जोखिम को कम करती हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन सा से कथन सही है या फिर हैं? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, और ऑप्शन डी ना तो 1 और ना ही 2। हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी। स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर उन्नत परमाणु रिएक्टर होते हैं जिनकी विद्युत क्षमता 300 मेगावाट प्रति यूनिट तक होती है, जो पारंपरिक परमाणु ऊर्जा रिएक्टरों की उत्पादन क्षमता का लगभग 1/3 है, अतः कथन 1 सही है। SMR बड़ी मात्रा में न्यून कार्बन वाली विद्युत का उत्पादन कर सकते हैं, जो इस प्रकार है। स्मॉल, भौतिक रूप से ये पारंपरिक परमाणु ऊर्जा रिएक्टर की तुलना में बहुत छोटे होते हैं। मॉड्यूलर, सिस्टम और घटकों को फैक्ट्री में असेंबल करना और स्थापना के लिए एक इकाई के रूप में किसी स्थान पर ले जाना संभव बनाना। रिएक्टर, ऊर्जा उत्पन्न करने हेतु ऊष्मा पैदा करने के लिए परमाणु विखंडन का उपयोग करना। इनके डिज़ाइन में उन्नत सुरक्षा सुविधाएं शामिल हैं जो अनियंत्रित रेडियोधर्मी सामग्री के निकलने के जोखिम को कम करती हैं, अतः कथन 2 सही है। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमारा पहला कथन है, मुद्रा का अधिमूल्यन और अवमूल्यन विदेशी मुद्रा बाजार में अन्य मुद्राओं के सापेक्ष किसी मुद्रा के मूल्य में होने वाले परिवर्तन को संदर्भित करता है। हमारा दूसरा कथन है, वर्ष 2013 के बाद से भारत के अतिरिक्त सभी उभरते बाजारों की मुद्राओं की डॉलर के मुकाबले स्थिति कमज़ोर हुई है, क्योंकि इस अवधि के दौरान वैश्विक अर्थव्यवस्था में अनेक संकट आए हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन सा से कथन सही है या फिर हैं? हमारे ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, और ऑप्शन डी ना तो 1 और ना ही 2। हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए। मुद्रा का अधिमूल्यन और अवमूल्यन विदेशी मुद्रा बाजार में अन्य मुद्राओं के सापेक्ष मुद्रा के मूल्य में परिवर्तन को संदर्भित करता है, अतः कथन 1 सही है। वर्ष 2013 से भारत सहित सभी उभरते बाजारों की मुद्राओं की डॉलर के मुकाबले स्थिति कमज़ोर हुई है, क्योंकि इस अवधि के दौरान वैश्विक अर्थव्यवस्था पर अनेक संकट आए हैं, अतः कथन 2 सही नहीं है। अमेरिका चीन व्यापार युद्ध, कोविड-19 महामारी, रूस यूक्रेन संघर्ष, वैश्विक मुद्रास्फीति और अन्य भू राजनीतिक तनावों के कारण जनित कमोडिटी मंदी के परिणाम स्वरूप सुरक्षित मुद्रा के रूप में डॉलर का प्रभुत्व बढ़ा है। हमारा अगला सवाल है, राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण यानी NFRA के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत सरकार ने लेखा परीक्षा नियामक के रूप में कार्य करने के लिए कंपनी अधिनियम 1913 की धारा 132 सब क्लॉज 1 के तहत 2018 में NFRA की स्थापना की। हमारा दूसरा कथन है, इसमें एक अध्यक्ष और केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त न्यूनतम 15 सदस्य होते हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन सा से सही है या फिर हैं? हमारे ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, और ऑप्शन डी ना तो 1 और ना ही 2। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी। राष्ट्रीय वित्त रिपोर्टिंग प्राधिकरण की बात की जाए तो भारत सरकार ने ऑडिट नियामक के रूप में कार्य करने के लिए कंपनी अधिनियम की धारा 132(1) के तहत 2018 में NFRA की स्थापना की, अतः कथन 1 सही है। NFRA के गठन का निर्णय पंजाब नेशनल बैंक सहित विभिन्न कॉरपोरेट घोटालों में कथित खामियों के लिए लेखा परीक्षकों और भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान की भूमिका की जांच के दायरे में आने के बाद दिया गया था। इसमें एक अध्यक्ष होगा जो एक प्रतिष्ठित व्यक्ति होगा और लेखा परीक्षा, वित्त या कानून में विशेषज्ञ रहेगा, जिसे केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा, और ऐसे अन्य सदस्यों की संख्या 15 से अधिक नहीं होगी, अतः कथन 2 सही है। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन नॉर्डिक बाल्टिक 8 देशों का सदस्य है? नंबर 1 डेनमार्क, नंबर 2 फिनलैंड, नंबर 3 एस्टोनिया, नंबर 4 लातविया, नंबर 5 फ्रांस। नीचे दी गई कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चुनाव कीजिए। ऑप्शन ए केवल 2 और 3, ऑप्शन बी केवल 1, 4 और 5, ऑप्शन सी केवल 1, 2, 3 और 4, और ऑप्शन डी 1, 2, 3, 4, 5। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी।
नॉर्डिक बाल्टिक 8 देशों की बात करें तो भारत के प्रधानमंत्री ने एस्टोनिया के राष्ट्रपति से मुलाकात की। दोनों ने भारत नॉर्डिक बाल्टिक ढांचे के भीतर मंत्री स्तरीय आदान प्रदान शुरू करने के लिए समर्थन व्यक्त किया। इस सहयोग में भारत और नॉर्डिक बाल्टिक 8 देश शामिल हैं। NB8 समूह में 5 नॉर्डिक देश डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे और स्वीडन तथा 3 बाल्टिक देश एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया शामिल हैं। अतः विकल्प सी सही है। हमारा अगला सवाल है, राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 हाल ही में निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी किया गया था? हमारे ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए नीति आयोग, ऑप्शन बी भारतीय रिजर्व बैंक, ऑप्शन सी राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, ऑप्शन डी भारतीय आर्थिक सलाहकार परिषद। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक भारतीय राज्यों के राजकोषीय स्वास्थ्य का मूल्यांकन करने के लिए एक मूल्यांकन उपकरण है जो सुधार के विशिष्ट क्षेत्रों पर प्रकाश डालता है। राजकोषीय प्रशासन को बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान नीति आयोग ने अपना पहला राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 लॉन्च किया। ये सूचकांक वर्ष 2022-23 के लिए 18 प्रमुख भारतीय राज्यों के राजकोषीय स्वास्थ्य को व्यापक मूल्यांकन प्रदान करता है तथा डेटा संचालित अंतर्दृष्टि प्रदान करता है जो राज्य स्तर पर नीतिगत हस्तक्षेपों का मार्गदर्शन करेगा। FHI 5 प्रमुख उप सूचकांकों के आधार पर राज्यों को रैंकिंग प्रदान करेगा। अतः विकल्प ए सही है। हमारा अगला सवाल है, जूनोटिक रोगों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सभी जूनोटिक रोग विषाणुओं के कारण होते हैं। दूसरा कथन है, जलवायु परिवर्तन और वनों की कटाई से जूनोटिक रोग फैलने का खतरा बढ़ सकता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है ये हमें बताना है। ऑप्शन है ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों और ऑप्शन डी ना तो 1 और ना ही 2। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी। जूनोटिक रोग संक्रामक रोग हैं जो जानवरों से मनुष्यों में फैलते हैं। सभी जूनोटिक रोग विषाणु के कारण नहीं होते हैं। विषाणु के अलावा वे बैक्टीरिया, परजीवी और कवक के कारण भी हो सकते हैं। उदाहरण रेबीज, इबोला, एंथ्रैक्स। अतः कथन 1 सही नहीं है। जलवायु परिवर्तन, वनों की कटाई और मानव वन्यजीव संपर्क पारिस्थितिकी तंत्र में परिवर्तन और पशु रोगजनकों के लिए मानव जोखिम को बढ़ाकर जूनोटिक रोग के प्रकोप के जोखिम को बढ़ाते हैं। अतः कथन 2 सही है। अंत में नोट करते हैं हमारा अभ्यास प्रश्न है, 19वीं सदी के भारत में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमारा पहला कथन है, यंग बंगाल आंदोलन का नेतृत्व हेनरी विवियन डेरोजियो ने किया तथा इसमें तर्कवाद और स्वतंत्र विचार पर जोर दिया गया। दूसरा कथन है, ब्रह्म समाज ने मूर्ति पूजा और जाति आधारित भेदभाव का विरोध किया। तीसरा कथन है, वहाबी आंदोलन एक इस्लामी पुनरुत्थानवादी आंदोलन था जिसने ब्रिटिश शासन का विरोध किया और इस्लामी सिद्धांतों को पुनर्स्थापित करने का प्रयास किया। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से सही है या फिर हैं? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए केवल 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 1 और 3, ऑप्शन सी केवल 2 और 3 और ऑप्शन डी 1, 2 और 3। तो इस सवाल का जवाब कमेंट बॉक्स में देना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।